एसएससी, आरआरबी, यूपीएससी में पूछा जाने वाला मानचित्र का ये सवाल क्या आपको भी परेशान करता है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी से जुड़े हुए बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यानी कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी का अध्याय 4, जो कि किससे जुड़ा हुआ है? मानचित्र से जुड़ा हुआ चैप्टर है, जहां अक्सर क्या होती है, आप लोगों से गलतियां होती है। तो अगर हम स्टार्ट करें आज के चैप्टर को, तो आप नोटिस कीजिएगा कि किस तरीके से हम मैप को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आपका मैप से एक भी प्रश्न, क्या एक भी आपका जो क्वेश्चन होगा ना, वो छूटेगा नहीं। तो 2 नंबर तो आपके कहीं नहीं जा रहे, वो कंफर्म है, समझ लीजिए। ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी ये जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, ये एनसीईआरटी की क्लास का क्या है? क्लास 6 का है। क्लास 6 की चैप्टर 4 ज्योग्राफी का है। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, हमारे प्रश्न नंबर की ओर चलते हैं, शुरू करते हैं एमसीक्यू के माध्यम से। तो प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है निम्न में से, क्या पूछा जा रहा है? निम्न में से ग्लोब का सही वर्णन कौन सा है? अब ग्लोब से जुड़ा सवाल है, तो 4 विकल्प है आपके सामने, हम डायरेक्टली आंसर पर चलेंगे। इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? निम्न में से ग्लोब को कौन सही वर्णित करता है? इसके लिए 4 विकल्प है, तो आप ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी का गोलाकार प्रतिरूप जो है वो बिल्कुल सही क्या करता है? वर्णन करता है। अब इससे होता क्या है, मैं आप लोगों को बता दूं, इससे होता यह है कि हम पृथ्वी के 3D स्ट्रक्चर को देख पाते हैं। कैसे क्या देख पाते हैं? 3D स्ट्रक्चर को देख पाते हैं। वास्तविक आकार का मॉडल होता है ये एक तरीके से, जहां पर हम पृथ्वी के 3 आयामी ढांचे को देख पाते हैं और पृथ्वी को और बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है अक्षांश रेखाएं कैसी होती है? आज भी कंफ्यूजन है बहुत से बच्चों को कि अक्षांश रेखाएं कैसी होती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों का उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर, क्या होगा इसका उत्तर? होगा ऑप्शन नंबर बी, समानांतर वृत्त। ठीक है, यानी कि समानांतर वृत्ताकार, ये जो आपका है आंसर बिल्कुल सही है। अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा से क्या होती है? समानांतर वृत्तों के रूप में होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं आप लोगों को बता देती हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से। यहाँ आप लोग, जैसे आपने ये क्या किया, एक सर्कल बनाया है। अब यहाँ देखिएगा कि इस तरीके से आपका विषुवत रेखा हुआ, अक्षांश रेखाएं इस तरीके से होती हैं, समानांतर होती है। ठीक है, ये होती है आपकी अक्षांश रेखाएं। तो ध्यान रखिएगा, ये समानांतर वृत्ताकार रूप में होती है। सर्कल होता है क्योंकि अभी मैंने कहा 3D आयाम है। ठीक है, तो 3D आयाम है तो ये वृत्ताकार होता है, ध्यान में रखिएगा। और अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। पूछा जा रहा है आपसे कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? क्या पूछा जा रहा है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? तो आप सभी जानते हैं इसका उत्तर, अभी मैंने बताया, भूमध्य रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं किस दिशा में खींची जाती है? क्या पूछा जा रहा है? किस दिशा में खींची जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? देखिए, देशांतर रेखाएं जो होती है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से। ये रहा आपका पृथ्वी। ठीक है, अगर अब हम देशांतर रेखाएं इसमें खींचेंगे तो ये किस तरीके से होंगी? उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर इस तरीके से हम देशांतर रेखाएं खींचते हैं। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? आप लोगों को पता चल गया है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5। तो ऐसे प्रश्नों को हम डिस्कस कर रहे हैं जो एसएससी में बार बार पूछे जाते हैं। यूं तो ये सवाल बहुत सरल है, लेकिन यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, अक्सर कंफ्यूजन के कारण गलत उत्तर सेलेक्ट करके आ जाते हैं। तो ये चीज आपसे ना हो, इसलिए आपको क्लास अंत तक करनी है, यानी कि वीडियो अंत तक देखना है। प्रश्न नंबर 5 है, 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? तो अभी हमने डिस्कस किया भूमध्य रेखा कहा, सॉरी, देशांतर रेखा पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर क्या होगा? अभी हमने देखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा जो कि लंबवत होती है उत्तर से दक्षिण की तरफ, इसे क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ 2 जगह आप कंफ्यूज हो सकते हैं। एक आपका क्या है? ऑप्शन ए, और दूसरा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है यह ऑप्शन नंबर सी, प्रधान मध्याह्न रेखा, जिसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। क्लियर है सभी को? अब अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 6 पूछा जा रहा है, मानचित्र पर दूरी मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? अब आप लोग सब मैप का यूज करते हैं। ठीक है,
तो मैप में पूछा जा रहा है, अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली से मुंबई की दूरी कितनी है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ दिल्ली से मुंबई तो नापने नहीं चले जाएंगे, ठीक है, क्या करेंगे, मैप में ही डिस्टेंस देखेंगे। तो वही पूछा जा रहा है कि किस तरीके से आप मापते हो। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पैमाने से हम मापते हैं, ठीक है, वास्तविक दूरी का हम क्या कर सकते हैं, संबंध बता सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 7 है हमारा, भौतिक मानचित्र किसे कहते हैं? भौतिक मानचित्र, अब मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं ये आप लोग जान लीजिए। तो जैसा बहुत लोग अभी भी कंफ्यूज है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, मानचित्र दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है फिजिकल, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, पॉलिटिकल, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है, भौतिक मानचित्र पूछा जा रहा है कि भौतिक मानचित्र किसे दर्शाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। तो आप सभी जानते हैं इसका उत्तर है पर्वत और नदियां। फिजिकल मानचित्र किसे दर्शाता है, पर्वत, नदी, पहाड़, ये सारी चीजें जो आप देखते हो ये आप भौतिक मानचित्र में देखते हो, ठीक है। और पॉलिटिकल में हम क्या देखते हैं, पॉलिटिकल में जो हम देखते हैं वो स्टेट के बारे में देखते हैं, पड़ोसी देशों के बारे में पता करते हैं, हमारे राज्य में हमारे कितने सारे स्टेट्स है ये हम देखते हैं, ठीक है, हमारे मैप मतलब इंडिया में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, नीला रंग मानचित्र पर क्या दर्शाता है? अब देखिए, फिजिकल मानचित्र जब आप देखोगे, फिजिकल जब आप देखते हो, अभी मैंने बताया कि मानचित्र दो प्रकार के होते हैं, तो फिजिकल मैप में क्या होता है, बहुत सारे कलर्स का प्रयोग किया जाता है ताकि नदियों को अलग दिखाया जा सके, ठीक है, मैदानों को अलग कलर से दिखाया जा सके ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो इससे क्या होता है, पूछा जा रहा है, पर्वतों को अलग रंग से दिखाया जाता है। तो नीला रंग किसके लिए यूज किया जाता है, तो आप सभी जानते हैं जलाशय के लिए यूज किया जाता है, पानी के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, चार प्रमुख दिशाएं क्या है? चार प्रमुख दिशाएं क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर तो आप सभी जानते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 10, लेकिन उससे पहले जिन्होंने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया, फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न है, प्रतीक का प्रयोग मानचित्र में क्यों किया जाता है? यानी कि सिंबल, हम किसी प्रतीक मतलब क्या हुआ, यहाँ पूछा जा रहा है कि किसी भी सिंबल का प्रयोग हम मानचित्र में क्यों करते हैं। अब मानचित्र में हमें बहुत सारी चीजें दिखानी होती है, मान लीजिए ये हमने ग्लोब बनाया, अब ग्लोब में आप 3D आयाम है ये, तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको मेंशन करनी है, तो आप क्या करोगे, प्रतीक का यूज करते हो ना, इस तरीके से डॉट्स बने होते हैं, ठीक है। तो वो किस लिए किया जाता है, सजावट हेतु, कम स्थान के अधिक जानकारी हेतु, रंग भरने हेतु, या दूरी मापने के लिए? तो किस लिए किया जाता है, ए, बी, सी या फिर डी? तो आप सभी जानते हैं इसका उत्तर है कम स्थान में अधिक जानकारी हेतु, ठीक है, ताकि हम इतने छोटे मैप में पूरे वर्ल्ड के बारे में डिस्कस कर सके और जितनी भी प्रमुख चीजें हैं उसमें दिखा सके। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, ये अब आपका देखिए कथन और कथन वाले शब्द है। प्रश्न है, देखते हैं क्या है कथन। पहला पूछा जा रहा है, मानचित्र पृथ्वी की समतल सतह पर प्रस्तुत होती है। क्या पूछा गया है, मानचित्र पृथ्वी की समतल सतह को प्रस्तुत करती है, और दूसरा ग्लोब पृथ्वी का यथार्थ रूप दर्शाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, तो देखिए इसके जो विकल्प होंगे, इसका दोनों जो है वो बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या होने वाला है, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। मानचित्र आप सभी जानते हैं कि समतल होता है, मैप जो आप लाते हो इस तरीके से होता है ना, तो समतल सतह पर प्रस्तुत करता है, ये आपका मैप हो गया। और ग्लोब जो होता है ये आपका 3D आयाम, यानी कि पृथ्वी का वास्तविक रूप हमें समझने में क्या करता है, मदद करता है। तो ये दोनों ही जो कथन है ये बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 12, पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा राजनीतिक मानचित्र में दिखाया जाता है? अभी हमने डिस्कस किया कि मानचित्र दो प्रकार के होते हैं, तो पूछा जा रहा है कि राजनीतिक मानचित्र यानी कि पॉलिटिकल मानचित्र में क्या दिखाया जाता है? तो आप जानते हैं राज्य व सीमाएं दिखाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, पैमाने का सही अर्थ क्या है? पैमाने का सही अर्थ क्या है? मानचित्र की दिशा, वास्तविक दूरी और मानचित्र दूरी का अनुपात, रंग योजना या प्रतीकों की सूची? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक दूरी और मानचित्र दूरी का अनुपात पता लगाना ही पैमाने के लिए हम यूज करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी, क्या पूछा जा रहा है, बड़े पैमाने के मानचित्र दर्शाते हैं। बड़े पैमाने के मानचित्र क्या दर्शाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये अधिक विवरण दर्शाते हैं, ठीक है, अधिक जानकारी हमें देते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी कथन आधारित है, मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर, पूछा जा रहा है मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर हो
तो यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है? छोटा पैमाना, बड़ा पैमाना, कोई बड़ा पैमाना या फिर कोई पैमाना नहीं या फिर ग्लोब। तो आप जानते हैं कि मानचित्र पर जब आप किसी डिस्टेंस को, यहां से मान लीजिए ये दिल्ली है और ये मुंबई का डिस्टेंस करना है, तो मानचित्र में आपका 1 सेंटीमीटर बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है। तो पूछा जा रहा है अगर ये 5 किलोमीटर दिखाता है तो ये कौन सा पैमाना है या कोई पैमाना नहीं है। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बड़ा पैमाना। ठीक है, यानी कि अधिक विवरण दिखा रहा है, ये काफी दूरी को कम में क्या कर रहा है? कलेक्ट कर रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है दिशा ज्ञात करने के लिए, किसके लिए? दिशा ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? बैरोमीटर, थर्मामीटर, कंपास या स्केल? तो किसका प्रयोग करते हैं आप लोग दिशा ज्ञान करने के लिए? कंपास का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, कंपास की चुंबकीय सुई किस दिशा में रहती है? कंपास में, अब आपने नोटिस किया होगा जब भी आप अपने घर में भी अगर दिशा क्या करते हैं, दिशा मापते हैं, तो आप क्या करते होंगे? कंपास ओपन करते होंगे अपने मोबाइल में। तो पूछा जा रहा है कि यहाँ पर जो आपका सुइयां होती है वो किस दिशा को दर्शाती है? तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? उत्तर दक्षिण दिशा को दर्शाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, थीमेटिक मानचित्र में, अब मानचित्र देखिए बेसिकली तो हम दो प्रकार के पढ़ते हैं, लेकिन पूछ एक थीम बेसिस भी होता है। क्या होता है? एक थीम के अनुसार भी होता है। तो पूछा जा रहा है कि थीमेटिक जो होता है उसमें क्या दिखाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? वर्षा मानचित्र को दर्शाता है। क्लियर है? यहाँ आपका भौतिक मानचित्र, राजनीतिक हम पढ़ चुके हैं। अब थीमेटिक में क्या है? यहाँ सीमा मानचित्र नहीं होगा। इसका सही उत्तर है वर्षा मानचित्र, यानी कि मैप। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। पूछा जा रहा है मानचित्र की सार्वभौमिक भाषा क्या है? अब मानचित्र में यूनिवर्सल किस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है? यूनिवर्सली, शब्द का, प्रतीक का, रंग का या फिर अक्षर का? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही उत्तर है प्रतीक का प्रयोग किया जाता है। पिछले ही कुछ प्रश्नों में हमने इसे अभी डिस्कस किया है। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा पृथ्वी को कितने भागों में बांटती है? तो ये प्रश्न हम जानते हैं अच्छी तरीके से। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसे क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के रूप में डिवाइड करती है, ये चीज ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर हमारा 21। अब ये भी कथन वाले प्रश्न है। पहला कथन है, अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं। दूसरा है, देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती है। तो देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कि हाँ, अक्षांश रेखाएं समानांतर तो होती हैं, बिल्कुल सही, ये तो आपका एकदम सही है। अब यहाँ देशांतर रेखाएं समानांतर होती है, बहुत लोग क्या करेंगे, नहीं को पढ़ना ही भूल जाएंगे शॉर्टकट में और इसे गलत लगाकर आ जाएंगे, जबकि ये भी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि क्या बोला जा रहा है, देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती है। बिल्कुल सही, वो लंबवत होती है, तो समानांतर कैसे हो सकती है? तो ऐसे प्रश्नों पर भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसका उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, दोनों ही सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 22। पूछा जा रहा है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग किस देशांतर पर स्थित है? तो क्या होने वाला है इस प्रश्न का उत्तर? ए, बी, सी या फिर डी? तो आप सभी जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर है 180 डिग्री पर स्थित है, देशांतर पर। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। ये भी देखिए कथन वाला है, ग्लोब से संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन सरल है। अब बोल हम क्या पढ़ रहे हैं? मानचित्र पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ग्लोब के माध्यम से हमने अक्षांश और देशांतर रेखाएं वाले चैप्टर जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। जिन्होंने नहीं देखा है आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, वहां आपको वो सीरीज मिल जाएंगी। ठीक है, अब पूछा जा रहा है, अगला कथन है, छोटे क्षेत्र के अध्ययन में मानचित्र अधिक उपयोगी होता है। अब बताइए दोनों कथन में कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? दोनों ही उत्तर जो है वो बिल्कुल सही है कथन। कैसे? ग्लोब से संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन होता है, बिल्कुल सही। हम पृथ्वी के 3D आयाम को क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं, समझते हैं, आकृति समझते हैं, वास्तविक आकृति के बारे में समझते हैं। अगला है, छोटे क्षेत्र के अध्ययन में मानचित्र अधिक उपयोगी है, बिल्कुल सही। हम मानचित्र से क्या करते हैं? कम एरिया को अच्छे से समझ सकते हैं। तो दोनों ही कथन अपने आप में बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। मानचित्र पर अधिक विवरण दर्शाने के लिए प्रयोग होता है। बोला जा रहा है मानचित्र पर अधिक विवरण दर्शाने के लिए किस पैमाने का प्रयोग होता है? तो अभी हमने कुछ प्रश्नों से पहले ही डिस्कस किया, बड़े पैमाने का प्रयोग किया जाता है।
अगला प्रश्न है रेखा चित्र स्केच की विशेषता क्या है। अब बहुत लोगों को स्केचिंग का शौक होगा, तो पूछा जा रहा है स्केच की क्या विशेषता है, ए बी सी या फिर डी। जल्दी से आप सभी इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, क्या होने वाला है इस प्रश्न का उत्तर। तो इसका उत्तर होने वाला है बिना पैमाने के। क्या? बिना पैमाने के रेखा अनुमान से बनाया, रेखा चित्र अनुमान से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, बिना पैमाने के अनुमान से बनाया जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये नया है आप लोगों के लिए कि रेखा चित्र की विशेषता क्या है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 26। प्रतीक मानचित्र को क्या करता है, क्या बनाता है? प्रतीक, जिस मानचित्र में हम प्रतीक का इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या बनाता है हमारे लिए मानचित्र को? कठिन बनाता है, सरल व उपयोगी बनाता है, गलत बनाता है या भ्रमित बनाता है? अब इस प्रश्न, इससे जुड़ा हुआ हमने काफी प्रश्न डिस्कस कर लिया है प्रतीक से जुड़ा हुआ, तो इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट में देना है। ठीक है, और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का लाइव सेशन जल्द से जल्द स्टार्ट हो, ठीक है, ताकि आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो सके, या फिर किसी अदर टॉपिक पर आप क्लास चाहते हैं, तो फटाफट से क्या कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों से क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके, और सब्सक्राइब करना ना भूले। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। उत्तर पूर्व दिशा किसका उदाहरण है? क्या होने वाला है? उत्तर पूर्व दिशा जो है वो किस चीज का उदाहरण पेश करता है? तो ध्यान रखिए, गौण दिशा। क्या दिखाता है? गौण दिशा, दो दिशाओं का मिश्रण है। आपका मेन हमारी जो दिशाएं वो होती है वो क्या है? प्रमुख दिशा हमारी क्या है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट या फिर साउथ ईस्ट, ये क्या है? गौण दिशाएं होती हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि हमारा जो है मेन प्रमुख दिशा कौन है और गौण दिशा कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को आप लोग। अब हम क्या करते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 28 पूछा जा रहा है, ग्लोब को समतल करने पर विकृति होती है। ग्लोब को समतल करने पर विकृति होती है, क्यों? ऐसा क्यों हो जाता है? अब इसका कारण पूछा जा रहा है। क्योंकि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी चपटी है, कागज छोटा है, या रंग खराब होते हैं? तो क्या होने वाला है? क्योंकि पृथ्वी गोल है, और इसे हम इसलिए ग्लोब के माध्यम से भी पढ़ते हैं ताकि हम इसके 3D आयाम को कवर कर सके। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मानचित्र का घटक नहीं है? ध्यान रखिएगा, मानचित्र का घटक नहीं है पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है नहीं, तो क्या होगा? अक्षांश जो है वो मानचित्र का घटक नहीं है। मानचित्र के घटक क्या क्या है आपके? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका पैमाना, दिशा और प्रतीक। ये तीनों ही मानचित्र में क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। और ये रहा हमारे सेशन का अंतिम प्रश्न। पूछा जा रहा है, मानचित्र पर दूरी ज्ञात करने का सही क्रम क्या है? अगर हमें मानचित्र पर डिस्टेंस पता करना है किसी स्थान का किसी स्थान से, तो हम सबसे पहले क्या फॉलो करेंगे, ये पूछा जा रहा है। तो हमने आज मानचित्र के बारे में काफी डिस्कस किया है, तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप लोगों को क्या करना है? आंसर में कमेंट करना है। ठीक है, क्या करना है? इस प्रश्न का आप लोगों को, सॉरी, आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ताकि पता चले कि आप लोगों ने आज की क्लास देख करके क्या समझा। ठीक है, और क्लास को स्किप बिल्कुल भी ना करें, ताकि आपका मानचित्र वाला चैप्टर जो है वो अच्छे से क्लियर हो सके। तो ऐसे और वीडियोस के लिए फटाफट से ज्ञानोदय क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे आने वाले क्लास के माध्यम से। तो थैंक यू एवरीवन।